है, तो रेशियो का सेम होना दैट इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रही हो। स्पीड इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि अगर पहले हमारे पास वेलोसिटी में 2 आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, तो ऐसा ऐसा वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद द सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, ये नहीं है कि हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑपोजिट कर दी और स्पीड हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, उसका फायदा नहीं है। ठीक है, डायरेक्शन हमारे पास सेम रहनी चाहिए। डायरेक्शन अगर हमारे पास फॉरवर्ड है, आगे की तरफ मूव कर रही है बॉडी और वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और नेगेटिव कब होगा, इफ वी हैव टू चेंज डायरेक्शन, मैं डायरेक्शन भी चेंज कर दूं या उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूं। इफ वी हैव टू कंटिन्यू टू डिक्रीज द वेलोसिटी, ठीक है, कार की वेलोसिटी या स्पीड डिक्रीज करना स्टार्ट कर दूं, तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और साथ में हमारे पास अगर मैं ये कह दूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट कर दी, तो डायरेक्शन जब मैंने ऑपोजिट की तो इसका मतलब तब भी नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज नेगेटिव इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। The direction of negative acceleration is opposite to the direction of the body is moving. जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेट कर रही थी उसके ऑपोजिट अगर एक्सेलरेट करने लग गए तो वो भी हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है। और इसका दूसरा नाम हमारे पास कहते हैं इसे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, दिस इज द सेकंड। वन ग्राफिकल एनालिसिस को देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ अगर सबसे पहले हम देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जिक्र करें तो हमारे पास क्या आएगा, ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास दो एक्सिस कंसीडर किए जाते हैं। देयर इज द वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक्स एक्सिस होता है और उसमें हम टाइम को कंसीडर करते हैं, और वाई एक्सिस में हम स्पीड या वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ पॉइंट से स्ट्रेट जैसे जैसे हमारे पास स्पीड ऊपर की तरफ इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे टाइम भी गुजरता जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास एक कांस्टेंट रेशियो के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। डिस्टेंस भी हमारे पास सेम आ रहा है जो कि हम वर्टिकल एक्सिस में रिप्रेजेंट किया हुआ है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस आप देखेंगे आस्ते आस्ते सेम कवर किया जा रहा है और वेलोसिटी के साथ आप देखेंगे टाइम होता है तो टाइम भी हमारे पास सेम कवर किया जा रहा है। तो फार्मूला अगर देखें वेलोसिटी का, दैट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। तो यहाँ पे ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जो शो की जा रही है इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस के इंक्लाइन है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आ रहा है। नेक्स्ट अगर एक और ग्राफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल वेलोसिटी की बात करूँ, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ वेरिएबल वेलोसिटी, तो वेरिएबल वेलोसिटी में सेम ग्राफ ही बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ही देखेंगे। वर्टिकल में हमारे पास डिस्टेंस को शो किया जा रहा होगा और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास टाइम को शो किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे टाइम को शो कर दिया एक्स एक्सिस में। तो अब वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, चेंज हो रही है। आप किसी तरह भी ग्राफ बना सकते हैं इरेगुलर सा, ठीक है, और उसमें आप देखेंगे रेशियो सेम नहीं है, कहीं पे वेलोसिटी डिस्टेंस कम हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम भी, टाइम तो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है ना, टाइम तो कभी चेंज नहीं होता, लेकिन जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है तो वो कभी ज़्यादा हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे वेरिएबल वेलोसिटी प्रोड्यूस हो रही है। जहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा हो, ठीक है, डिस्टेंस की डायरेक्शन या चेंज हो रही हो डिस्प्लेसमेंट की, तो वहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह हम थर्ड ग्राफ को अगर देखें जहाँ पे हमारे पास जीरो वेलोसिटी की बात आती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जीरो वेलोसिटी। तो जीरो वेलोसिटी हमें क्या पता है, जीरो वेलोसिटी में हमारे पास वेन एवर देर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो या डिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, तो टाइम एक्सिस और हमारे पास डिस्टेंस एक्सिस सेम रहेगा।
लेकिन अगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस रहा, सपोज मैं कहता हूँ कि 5 मीटर इसने कवर किया के बाद आगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस की, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी नहीं बढ़ी, ना डिस्टेंस चेंज हो रहा है। डिस्टेंस चेंज होने से पोजीशन चेंज होती है, तो आप कहते हैं ना बॉडी मूव कर रही है। तो अगर पोजीशन चेंज नहीं होती, बॉडी कैसे मूव करेगी, तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे जो देखेंगे उसमें हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी भी हमने वेरिएबल पे देख ली, यूनिफॉर्म पे देख ली। तो एक्सेलरेशन ग्राफ जो होता है वेलोसिटी विद टाइम होता है। वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखा जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जिसने वहां पे की थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जाएगी, तो यहाँ आप देखिए एक्सेलरेशन में तब चेंज आएगा जब ये रेशो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं रहेगा। अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट आती रहे, सेम रेशो से बढ़ती रहे, 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, फिर आगे a2 फाइंड करते हैं, तो वो भी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, सेम आ रही है, तो उसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसका ग्राफ अगर देखा जाए, वो उसी तरह आपके पास इंक्लाइन है विद टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम हमारे पास हॉरिजॉन्टल है और वेलोसिटी हमारे पास जो है वो वर्टिकल में शो की जा रही है, और ये हमारे पास जीरो से ग्राफ इंक्लाइन हो रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन वहां पे कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे देखूं कि हमारे पास यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ रही है, स्पीड आ रही है, और 2 सेकंड यहाँ पे चेंज हुआ, तो अगर रेशो लिया जाए 2 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर 1 आता है। इस तरह नेक्स्ट स्टेप पे देखा जाए हमारे पास, तो वो हमारे पास यहाँ पे 4 सेकंड हो गया, तो स्पीड भी हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर फिर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन वहां पे कांस्टेंट आ रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं इसका ग्राफ देखूं, तो वो आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये है हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन का। तो इसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि ये जो रेशो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ये कांस्टेंट नहीं है। जिसमें पहले आ जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर आ जाता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों, इन सब के दरमियान डिफरेंस देखेंगे ना, वो कॉमन नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा, इसका नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो देयर इज अ वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो वेलोसिटी और टाइम में हम ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल ग्राफ आएगा। तो वेरिएबल ग्राफ जिगजैग कोई भी हो सकता है, कि वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, डायरेक्शन कभी चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे एक्सेलरेशन भी चेंज होना स्टार्ट होती है, वेरिएबल हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है जिसको हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो जीरो एक्सेलरेशन का प्रोड्यूस होगा जहाँ पे वेलोसिटी नहीं हो रही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ग्राफ वेलोसिटी टाइम एक्सिस, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बॉडी कोई भी, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो वो 5 ही रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि हमारे पास देयर इज अ चेंज whenever there is a velocity is changing with respect to time, जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो ये हमें जब कांस्टेंट होगी, तो देयर इज नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग फॉर अ बॉडी, तो वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी। तो उसे हम इस ग्राफ से प्लॉट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ग्राफ थे। इसके बाद एक नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ भी आता है, वो भी आपको चाहिए, जिसको हम डिसेलरेशन भी लास्ट टाइम डिस्कस कर चुकी हैं।
तो वो हमारे पास टोटली ऑपोजिट होता है। वो अगर मैं डिसेलरेशन का ग्राफ हमारे ऑपोजिट होगा, इंक्लाइन हो रहा था ना पहले, तो यहाँ पे हमारे पास डिक्लाइन होगा, नीचे की तरफ आएगा, वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, और ग्राफ हमारे पास डिक्लाइन होना। ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ था जो कि डिसेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर देखेंगे हमारे पास टॉपिक आता है दैट इज ए क्वेश्चन ऑफ मोशन। मेन लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेडरल बोर्ड के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और काफ़ी दफ़ा ये आ भी जाता है, इसकी फर्स्ट सेकंड अभी थर्ड आ जाती है, कोई इक्वेशन इसमें से आ जाती है। तो 3 इक्वेशंस को हम डील कर रहे होते हैं। उससे पहले एक ग्राफ को डिस्कस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अभी हमने ग्राफ पढ़े थे, अक्सर बच्चे पूछते हैं कि ग्राफ हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है ग्राफ पढ़ने का। तो रीज़न ग्राफ पढ़ने का यही होता है कि हम ग्राफिकल मेथड से भी न्यूमेरिकल्स को, इक्वेशंस को कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब वो कैसे बना सकते हैं, अभी हम एक छोटे से एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इफ वी आर इंक्रीजिंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी बार बार इंक्रीज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये रेड कलर में, जो पिंक कलर में आपको एक लाइन शो हो रही है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। ये वेलोसिटी पहले इनिशियल कम थी, सपोज वी आई थी, फिर बाद में उसकी वेलोसिटी होगी जो कि फाइनल वेलोसिटी पे पहुंच गया, दैट इज वी एफ, इंक्रीज होगी। जहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होती है उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो इस लाइन का नाम कह दिया एक्सेलरेशन। ठीक है, इस लाइन को हमने ऊपर लिख भी दिया, देयर इज एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग देयर बिकॉज देयर इज अ चेंजिंग वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं इस लाइन के अंडर कौन सी ग्राफ आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा बोल्ड करूंगा इस लाइन को ताकि आपको विजिबल हो जाए। रेड कलर में जो लाइन ड्रॉ की है, तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट ड्रॉप की है लाइन ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, तो ये सारा ग्राफ इस एक्सेलरेशन के दरमियान में आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस ग्राफ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वी हैव टू डिवाइड दिस ग्राफ इनटू 2 पार्ट्स। तो हम इसको आसानी के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। नंबर 1, वी हैव टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 शेप्स बन गए। नंबर 1 देयर इज अ ट्रायंगल, नंबर 2 देयर इज अ रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल को हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसे क्या कहते हैं, दैट इज 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 लेंथ कितनी है, कौन सी लेंथ है, जो कि ये टाइम एक्सिस टोटल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना, ये पूरा आपके पास ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है ये पूरा ये टी कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये टी के इक्वल है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ब्रेथ जो आती है वो हमारे पास क्या आ रही है, वो हमारे पास ये छोटा सा पोर्शन आ रहा है। ठीक है, ये कैसे फाइंड करेंगे, दिस पोर्शन इज वेलोसिटी वी एफ डिवाइडेड बाय वी आई। क्यों, क्योंकि टोटल हमारे पास वी एफ है। ठीक है, और ये वाला छोटा सा पोर्शन वी आई है, हमें ये ऊपर वाला पोर्शन फाइंड करना। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि मल्टीप्लाई हो रहा है वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, डेट इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल, वी एफ माइनस वी है। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे आपको कंसीडर करूँ कि वी एफ ओवर वी आई ये किसके बराबर होगा, तो हम बात करते हैं स्लोप। तो स्लोप क्या होती है, इस लाइन की स्लोप होती है, ये कैसे इंक्लाइन हो रहा है, किस एंगल हो रहा है, तो वो हम फाइंड करें, y डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, दैट इज टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y हमारे पास क्या है, जो कि अभी हमने लिखा था वी एफ माइनस वी आई, तो ये रेड वाला पोर्शन जो है ये y है, तो y डिवाइडेड बाय x कहते हैं। तो y हमारे पास ये वाला पोर्शन और x ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन जिसको हम टाइम कह रहे हैं। ठीक है, तो स्लोप क्या है, दैट इज एक्सेलरेशन, तो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो स्लोप की जगह एक्सेलरेशन मैं लिख देता हूँ, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो t को लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट a इंटू टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई।
इस इक्वेशन को क्या मैं इस वेलोसिटी वाले फार्मूले में पुट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे देखें बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखने लगे हैं कि हमारे पास जो एरिया आ रहा है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज इक्वल टू 1/2 टी इंटू ए टी। वी एफ माइनस वी आई की जगह हमने ए टी लिख दिया। तो दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो कि इस ट्राइंगल के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बात आ जाती है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल में हमारे पास जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो इक्वल होता है डेट इज लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ इसकी कितनी है जो कि हमने पहले भी देखी थी टाइम, और विड्थ हमारे पास कितनी आ रही है जो कि आप देखेंगे यहाँ पे ये विड्थ है इस रेक्टेंगल की, ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो वी आई के इक्वल है। तो यहाँ पे वी आई इंटू टी, तो सिंपल सा हमारे पास ड्राइव हो गया रेक्टेंगल का एरिया। तो यहाँ से आपको समझ आई कि हमने कैसे एरिया की मदद से या शेप्स की मदद से हम इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इजीली हमने फाइंड कर लिया एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यही चीज़ें आगे यूज होंगी। ठीक है, अगर ये समझ आ गई है तो आगे आप इसको नेक्स्ट देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले क्या है, स्लोप जो हमने अभी फाइंड की थी। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है जो कि अभी मैंने बताया था, y डिवाइडेड बाय x। तो y यहाँ पे BC, यहाँ पे क्योंकि रेक्टेंगल की सॉरी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जो ये छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल को देखेंगे तो हमारे पास इसमें y कंपोनेंट कौन सा है, तो वो ये वाला पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास क्या है, डेट इज बी डी, टोटल बी से लेके डी तक का डिस्टेंस माइनस सी डी। इस छोटे से पोर्शन को टोटल डिस्टेंस में निकाल दूंगा तो हमारे पास बी सी बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी जो कि x था, और x हमारे पास ओ डी है जो कि टाइम को शो कर। तो वी हैव टू रिप्लेस ऑल दी सिंबल्स। ठीक है, हम सबको रिप्लेस करने लगे हैं। बी टी हमें शो क्या कर रहा है, दैट इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, और सी डी हमें शो क्या कह रहा है, दैट्स वी आई। और ओ डी हमें क्या शो कर रहा है जो कि ये हॉरिजॉन्टल में है, दैट इज टाइम। So we have to place all the variables a is equal to Vf minus Vi divided by t. If we have to multiply t on the left hand side, we get Vf minus Vi equal to AT. तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है। इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वी हैव टू टेक अ पॉजिटिव वन। तो हम इसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी वेलोसिटी की, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें वी एफ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन दैट इज टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और प्रॉपर डेरिवेशन का मेथड भी पता होना चाहिए कैसे ड्राइव किया आपने। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। फिर हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तक। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास क्या आता है, वी हैव टू टेक रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल बोथ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में हमने सिर्फ ट्राइंगल को डील किया था, सेकंड में हमने दोनों को डील करना है, जो कि अभी हम फार्मूले पढ़ चुकी हैं, जो प्रीवियसली पढ़ के आए। तो ट्राइंगल हमारे पास और रेक्टेंगल दोनों का एरिया जो हमने प्रीवियसली डिस्क्राइब किया था, डेट इज वी टी एंड 1/2 टी इंटू ए टी। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन हमने स्टार्टिंग में ड्राइव की थी, ये दोनों इक्वेशन वहां से यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो सिंपल सी थी, जिसमें हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने सीख लिया था ना कि हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। उसको यूज करते हुए यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन को फाइंड कर लिया। एनी कंफ्यूजन? यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने सेकंड इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखेंगे वी हैव टू डील विद द टोटल एरिया। हम टोटल एरिया की बात करेंगे। तो टोटल एरिया में आप ना तो ट्राइंगल को देखेंगे ना तो रेक्टेंगल को, आप इस पूरी शेप को देखेंगे जो कि एक डिफरेंट शेप नजर आ रही है। इस
पूरी शेप का जो एरिया का फार्मूला है वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट इज ओ ए, जो ये साइड है क्योंकि ये इसकी विड्थ है, इस तरह प्लस किया बी डी के साथ जो कि दूसरी विड्थ आ रही है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, इसका हाफ कर दिया जाए फॉर अ ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल भी इन्वॉल्व हो रही है ना, तो ट्राइंगल की वजह से यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 किया, और ओ डी जो कि बेस थी, तो बेस को भी तो हमने देखना होता है ना, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन देखी ओ ए प्लस बी डी टू इंटू ओ डी, तो दिस इज टोटली, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, वी हैव टू शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2s इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी इंटू ओ डी, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई साइड बी सी डिवाइड बाई ओ डी, तो ये एक फैक्टर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है वो आगे जाके देखेंगे। बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी को मल्टीप्लाई किया, वी गेट दी इक्वेशन हियर, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। तो यहाँ पे देखेंगे राइट हैंड साइड पे ओडी से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये इक्वेशन हमारे पास रिमेनिंग बच जाएगी, ठीक है। 2.7 इक्वेशन हमारे पास आ जाती है आफ्टर सॉल्विंग। इस इक्वेशन में आप देखेंगे वी हैव टू प्लेस द वैल्यूज, हमें वैल्यूज प्लेस करनी है, बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी, बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी हमने प्रीवियसली देखा था, जो कि ये वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी सी डिवाइडेड बाई ओ डी डेट इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ओ डी, क्या था टी, ओ डी यहाँ पे लिखा, ठीक है, इसलिए वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। इसकी जगह हमने पुट किया था इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से ए, तो यहाँ पे हम ए रिप्लेस कर सकते हैं, तो ओ ए क्या है, जो कि वेलोसिटी शो कर रहा है वी आई, ओ बी डी क्या है, डेट इज वेलोसिटी वी एफ, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जस्ट प्लेस किया वी आई वी एफ। बी सी क्या है, बी सी हमने स्टार्टिंग में देखा था, बी सी ये वाला फैक्टर आ रहा है ना, ये टोटल में से हम सी डी को निकाल दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा बी सी, तो टोटल हमारे पास क्या है वी एफ, सी डी हमारे पास क्या है वी आई, तो माइनस कर दो वी एफ माइनस वी आई। तो मैथमेटिक्स हमारे पास इक्वेशन है, एक फार्मूला है, डेट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वी गेट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी एस, दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ जाती है थर्ड इक्वेशन, जिससे हमने फाइंड कर लिया 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर। यहाँ तक देख लें, हमने फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे फाइंड की है, उसकी डेरिवेशन की है प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो कोई कंफ्यूजन हुआ तो पूछ लीजिएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो रही है वो हमने देखना, तो ये लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इसके बाद हम इसकी रिवीजन एक दफ़ा करेंगे, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हुआ आपका वहाँ पे हम इसको डील कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ग्रेविटी की वजह से जो मोशन हो रही है वो कैसे हो रही है, जो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया ऑन द बिल्डिंग दैट इज पीसा, तो इस बिल्डिंग का नाम है जो आपको शो की जा रही है, इसको पीसा कह रहे हैं, और इस बिल्डिंग पे एक गैलीलो हमारे पास साइंटिस्ट था, जिसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि ऊपर से अगर मैं कोई चीज़ नीचे ड्रॉप करता हूँ तो उसकी वेलोसिटी और टाइम क्या है, तो वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन, तो अगर मैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो वेलोसिटी अगर मुझे पता है और टाइम पता है तो वी गेट द एक्सेलरेशन, तो उसने वहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड की कि ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन that is gravitational acceleration g is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसने वहाँ पे फाइंड कर ली कि उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड थी, और हमारे पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा था वो ड्यू टू ग्रेविटी था, क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा है ना नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ, तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो इसका आंसर आ जाता है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है कि वो हमारे पास इजीली फाइंड हो सकता है, दैट इज g इक्वल टू v डिवाइड बाई t, वी गेट द आंसर दैट इज 10 मीटर पर सेकंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और जैसे जैसे मैं सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ जाता जाऊंगा, वी हैव टू इंक्रीजिंग द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, देन वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ g इज डिक्रीजिंग, ठीक है, तो वहां पे द वैल्यू ऑफ g डिक्रीज हो रही होती है, लेकिन जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता हूँ तो हमारे पास g की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ग्रेविटेशन इंक्रीज हो जाता है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने डिस्कस किया था अभी, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड और सेकंड, उन सब को हमने जी की फॉर्म में लिख दिया। जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन था वहाँ वहाँ पे हमने जी इंक्लूड कर दिया। तो ये जी है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे जी। तो यहाँ पे तीन इक्वेशन में जी इंक्लूड किया जा रहा है, तो हमारे पास ये इक्वेशन ग्रेविटेशनल मोशन में चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन हुआ पूछ लीजिएगा।